हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ प्रीति और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th का पॉलिटिकल साइंस। तो आपकी जो पोल साइंस की बुक है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, खंड ए और खंड ब। तो खंड ए में बेसिक थ्योरीज दे रखी हैं और खंड ब में जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस वाला पार्ट दे रखा है। तो हम अभी भारत का संविधान वाला पार्ट पढ़ेंगे। बेसिकली खंड ब में जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले ही जो यूनिट है उसका जो पहला सब टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसको हम अभी पढ़ेंगे, राइट। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं देखने से पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान है क्या। ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने जा रहे हैं संविधान क्या है। संविधान जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें ये लिखा गया है कि संविधान किसी देश के आदर्श, विश्वासों, मूल्यों आदि को दर्शाने वाला एक विधिक दस्तावेज होता है, राइट। उसमें गवर्नेंस कैसे की जानी है उसके बारे में बताया गया हुआ है। तो हम अभी देखने जा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि संविधान क्या है। ये तो बुक वाली डेफिनेशन होगी, हमें समझना है कि संविधान क्या है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वो ये रहेगा। सबसे पहले हम अपनी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, कोई भी बुक ले लीजिए। मान लीजिए हम अभी ले रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, राइट। तो बुक से हमारी जो पोल साइंस की बुक है उससे संविधान का कंपेयर करके एक कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में आप इजीली समझ पाएंगे कि संविधान क्या है। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा भारतीय संविधान है, वो एक बुक की फॉर्म में ही एक, मान लीजिए एक बड़ी बुक है। एग्जाम्पल हम ये देखेंगे, बुक होगी तो बुक आप आराम से कंपेयर कर पाएंगे। बुक है, जब बुक लिखी जाती है हम बुक को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोई राइटर होगा बुक का, राइट। कोई राइटर होगा। बुक को आगे हम जब खोल के देखेंगे तो उसमें हमें इंडेक्स मिलेगा। फिर इंडेक्स के आगे हम देखेंगे तो 1 by 1 चैप्टर्स होंगे। तो इंडेक्स के आगे जो इंडेक्स का ही विस्तृत रूप मिलेगा, कंटेंट मिलेगी मान लीजिए, है ना। और टाइम बाय टाइम कुछ समय बाद में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक को फिर न्यू एडिशन भी बुक का निकाला जाता है। राइट। तो इस सेंस में अब जब बुक कोई राइटर लिखेगा तो वो बहुत सारी बुक्स को फॉलो भी करेगा। फिर उन्हीं में से जो उनको काम की बातें लगेंगी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सही लगेगा, उनको वो अपनी बुक में रखना डिसाइड करेगा, राइट। उसी सेंस में हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे कंट्री को कैसे गवर्न करना है, सारी जो पॉलिसीज हैं उनको कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो इसमें हम आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो ये रहेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, किन परिस्थितियों में बना, किन लोगों ने बनाया, बनाने में कितना टाइम लगा, वो सब हम इसके थ्रू पढ़ेंगे। तो बुक से हम कंपेयर करें इसको तो हमारी संविधान, क्योंकि मैंने बोला है कि संविधान एक बुक ही है, बस ये एक विस्तृत एनालिसिस हो गया एक टाइप से। तो बुक है तो बुक का कोई राइटर भी है, तो हमारे संविधान का राइटर हो गया संविधान सभा। संविधान सभा हमारी बुक की राइटर हो गई। संविधान सभा बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मेंबर, बहुत सारे सदस्यों का एक ग्रुप है, राइट। संविधान सभा ने जब संविधान लिखा तो उससे पहले, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अपने खुद के आइडियाज से संविधान लिख दिया। उन्होंने पहले बहुत सारे अदर जो कंट्रीज थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, राइट। दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, फिर उसके अध्ययन के पश्चात ये डिसाइड किया गया कि हमारी आवश्यकता और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस
फुलफिल कर रही हैं यहाँ की आवश्यकता के अकॉर्डिंग, उनको हमने अपने संविधान में अडॉप्ट कर लिया, राइट। दूसरी चीज़ हमने बुक में देखी, बुक में एक इंडेक्स होता है, वैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंडेक्स एक टाइप से हो गया प्रस्तावना, क्योंकि संविधान के फ्रंट पेज में आपको प्रस्तावना मिलेगी। प्रस्तावना बेसिकली जो पूरा संविधान में जो जो रूल रेगुलेशन जो कंटेंट डली हुई है उसी का संक्षिप्त रूप है, राइट। तो प्रस्तावना है हो गई। तीसरा पॉइंट हो गया कंटेंट, हमने बुक में देखा था, तो उस बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे संविधान की जो कंटेंट है, संविधान के अंदर क्या शामिल किया गया है, बेसिकली वो हमें देखना है। तो इसमें हमारी कंट्री के विभिन्न आदर्श, मूल्य, विश्वास, अधिकार, कर्तव्य, वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर स्टेट और सेंटर और जो हमारी जनता होगी उसके बीच में, राइट। तो ये जो हमने स्टार्ट में एक डेफिनेशन देखी थी कि बुक में क्या डेफिनेशन दे रखी है, वो यही है कि हमारे आदर्श, विश्वास, मूल्य, अधिकार, इन सब का जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा वो संविधान होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट से हम डेफिनेशन डेराइव कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कंटेंट डली हुई होगी, संविधान में डली हुई है, राइट। अब देखते हैं कि कंटेंट है तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी लिखे जाए। बुक में भी हमारे होता है, जैसे आपकी जो पोल साइंस की बुक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, खंड ए, खंड बे, राइट। उसी टाइप से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंटेंट है उसको हमने कई सारे भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों में डिवाइड कर रखा है, राइट। तो ये हो गया आपका विभिन्न भाग हैं, फिर भागों को अनुच्छेद में डिवाइड कर दिया गया है और फिर जो बचा पार्ट था उसको अनुसूचियों में इंक्लूड कर लिया गया है, राइट। तो इस टाइप से हम इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे। अब जो बेसिक हमने देख लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट्स इंक्लूड किए जाने हैं। अब हम देखेंगे कि लिखा गया था संविधान सभा के द्वारा, कितने ड्यूरेशन में लिखा गया। तो टाइम पीरियड हमें लगा था संविधान लिखने में हमारी संविधान सभा को, वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, राइट। किन परिस्थितियों में लिखा गया, तो वो परिस्थितियां बेसिकली ये रही हमारे जो ऐतिहासिक कारक थे, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सबको इंक्लूड किया गया। क्योंकि ऐतिहासिक कारक हम लोग इस सेंस में समझ सकते हैं कि हमारा जो देश है वो लगभग 200 साल तक अंग्रेजों द्वारा गवर्न किया गया था, राइट। पहले EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, फिर उसके बाद में क्राउन का रूल रहा। तो हम लोगों को इतना तजुर्बा नहीं था कि शासन का संचालन कैसे किया जाए। तो फाइनली संविधान निर्माताओं द्वारा डिसाइड किया गया कि हम एक संविधान लिखेंगे और उसी आधार पे शासन गवर्नेंस अपना स्थापित की जाएगी, राइट। सामाजिक कारक इस सेंस में बोल सकते हैं कि सामाजिक रूप से हमारी जो जनता थी वो पहली बात अनपढ़ थी, दूसरी बात वो अपने अधिकारों के लिए अनपढ़ थे। तो नॉर्मल सी बात है, अधिकांश जनता अनपढ़ थी, तो उस सेंस में बोल सकते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए इतना अवेयर नहीं थे। धार्मिक कारक इस सेंस में बोल सकते हैं कि धार्मिक रूप से हमारा जो कंट्री है बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड है। तो उस सेंस में यूनिटी बनाए रखने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, राइट। अब हम देखते हैं हमने जो पूरा फिनोमिनन देखा है उसी बेसिस पे हम अपनी संविधान की विशेषताएं हैं वो डेराइव करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं संविधान की विशेषताएं। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो पहली विशेषता ये रहेगी, पहली विशेषता है हमारी
राइट। पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है वो भारत की जनता द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। संविधान लिखने के लिए पूर्ण रूप से हमारी जो जनता है वो रेस्पॉन्सिबल है। अब आप बोलेंगे कि जनता कहाँ से आ गई? अभी तो हमने देखा था कि संविधान सभा द्वारा लिखा गया था संविधान। तो जनता बेसिकली जनता का ही एक पार्ट संविधान सभा थी। संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो थे, क्योंकि जनता थी, जनता में से जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं को हमने संविधान सभा में शामिल किया था। राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके निर्माण के लिए प्योरली हमारी जनता हमारे देश की जनता रिस्पॉन्सिबल है। राइट। चलो ये क्लियर हो गया। अगली विशेषता हम देखते हैं कि हमारा संविधान है उसमें हमारा संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। कई कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में प्रस्तावना है। प्रस्तावना बेसिकली है क्या? प्रस्तावना एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ये एक पूरे संविधान का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप प्रस्तावना है। राइट। संक्षिप्त रूप कहने का मतलब ये हो गया कि संविधान में जितने प्रोविजंस किए हुए हैं उनका जो कंक्लूजन है वो प्रस्तावना में लिख दिया गया। प्रस्तावना को देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस किस फील्ड से रिलेटेड किए गए हैं। राइट। संविधान को भारत की इसीलिए संविधान को तो प्रस्तावना में हमने देखा संविधान का संक्षिप्त रूप प्रस्तावना है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो कंक्लूडेड फॉर्म है उसका हम आइडिया लगा सकते हैं प्रस्तावना को देख के कि आगे संविधान में किन बातों का मेंशन किया हुआ है। हमारे जो संविधान सभा के मेंबर थे के.एम. मुंशी जी, इन्होंने प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा था। राइट। चलो हम अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरी संविधान की विशेषता हमारी रहेगी, तो इसी से डेराइव हो रहे हैं। पहला हमने देखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था इसलिए बोला गया। दूसरी विशेषता हमारी हो गई प्रस्तावना, और तीसरी हमारी विशेषता है विश्व का विशाल संविधान। विशाल संविधान इस सेंस में बोला गया है क्योंकि हमारे जो ये यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये विशेषता है वो यहाँ से डेराइव होगी। हमने देखा जो हमारे संविधान में कंटेंट डली हुई है वो बेसिकली अदर कंट्रीज के जो संविधान है उनकी कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। जैसे फैक्चुअली हम देखें, इतनी बड़ी पोथी हमने लिखी है, तो चलो इसको फैक्चुअली हम समझते हैं। देखो हमारे संविधान में जो संविधान स्टार्ट में जब मूल संविधान लिखा गया था, मूल संविधान का मतलब रहेगा 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था। राइट। तो मूल संविधान में भाग थे हमारे 22, अनुच्छेद थे 395 395 और अनुसूचियां थी 8। राइट। फिर बार बार संशोधन होते रहे हैं हमारे संविधान में। तो जो वर्तमान संविधान है, वर्तमान संविधान में ये भाग हो गए 25, आर्टिकल्स हो गए लगभग 465 और अनुसूचियां हो गई 12। राइट। अब ये तो हो गई ये हमारा आंतरिक
मामला है एक टाइप से। ये हमारे संविधान की बात है। अब हम इसको अदर कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है जो, उससे कंपेयर करेंगे। तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, इसमें है यूएसए के संविधान में 7 ही अनुच्छेद हैं, हमारे कंपेयर में तो बहुत कम है। फिर कनाडा का जो संविधान है उसमें 147 है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 है। तो इन सब से तुलना करने पे हम पाएंगे कि हमारा संविधान इनकी तुलना में बहुत बड़ा है। इसका बड़ा होने का एक रीजन ये भी रहा कि हमारी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कुछ मामलों में इजी है, तो फ्रीक्वेंटली इसमें संशोधन होते रहते हैं, राइट, इस वजह से ये बड़ा हो गया। चलो अगली विशेषता हम देखते हैं संविधान की। अगली विशेषता हमारी है लिखित एवं निर्मित संविधान। ये हमने देखा पूरा इतना कुछ लिखा हुआ है, एक बुक पूरी बनाई हुई है, तो लिखित तो हो ही गया, प्लस हमारी संविधान सभा ने लिखा है, तो संविधान सभा द्वारा लिखित, प्लस इसको लिखा गया है, लिपिबद्ध कर दिया गया है, राइट। तो ये हो गई हमारी चौथी विशेषता। अगली संविधान की जो विशेषता है, भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो ये रहेगी कि हमारा जो संविधान है उसमें हमने संसदीय शासन व्यवस्था अडॉप्ट की है, राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। लगभग सारे पॉइंट्स जो हमने अभी स्टार्ट में भूमिका देखी थी उसी से डेराइव हो रहे हैं। तो अगली जो संविधान की विशेषता है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखो बेसिकली शासन व्यवस्था 2 टाइप से डिफाइन की जाती है। एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी है प्रेसिडेंशियल, अध्यक्षीय प्रणाली इसको बोलते हैं। हमारी जो शासन व्यवस्था है वो ये वाली है। इन दोनों में पहले हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर आप खुद से समझ जाएंगे कि हमने ये डिसाइड कैसे किया कि शासन व्यवस्था हमारी संसदीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए, राइट। देखो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो आपकी कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग नहीं होके ये कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े हुए होते हैं, राइट। जबकि अध्यक्षीय जो प्रणाली है उसमें तीनों अलग अलग कार्य करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, राइट। तो इसमें तीनों अलग अलग काम करते हैं। इनका जो इसमें जो शासन सरकार का प्रमुख होगा वही वास्तविक प्रमुख होगा और वो होगा राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में बेसिकली क्या होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में हम जो यहाँ से प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं, नीति निर्माण का कार्य इनका होता है। फिर नीति क्रियान्वयन का कार्य बेसिकली एग्जीक्यूटिव का होता है, कार्यपालिका का काम नीति क्रियान्वयन होता है। अब इसका जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री ही हमारी जो सरकार है उसका वास्तविक प्रमुख होगा। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होगा संसदीय व्यवस्था में, और जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा।
तभी तो ऐसा होता है, उधर से ट्रम्प साहब आते हैं और हमारे यहाँ से मोदी जी उनसे मीटिंग करने जाते हैं। तो वास्तविक प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के हाथ में ही सारी शक्तियाँ सिंचित होंगी, राइट। तो इस टाइप से आप संसदीय शासन व्यवस्था समझ गए। इसमें एक प्रोविजन हमारे संविधान में और किया गया है, हमारी जो स्टेट्स होंगे उनमें भी संसदीय शासन व्यवस्था का ही पालन किया जाता है, क्योंकि जो स्टेट में राज्यपाल जो होगा वो होगा संवैधानिक प्रमुख और मुख्यमंत्री जो होंगे, मुख्यमंत्री होगा वास्तविक प्रमुख। कि पूरी जो पावर का कंसंट्रेशन होगा वो सीएम के हाथ में होगा। इस प्रकार ये विशेषता आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगली जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्य, अब इन दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। देखिए बेसिकली पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा जनता को दिए गए हैं। जनता को क्यों दिए गए? जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए, राइट। हमारा जो संविधान है उसमें जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है कि संविधान में सरकार को ये निर्देश दिया गया है संविधान के थ्रू कि 7 मौलिक अधिकारों का पालन किया जाएगा, राइट। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, अभी एक को संपत्ति का जो अधिकार था उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, अभी 6 बचे हैं। अब हम ये देखेंगे कि संविधान के कौन से भाग में इनका प्रोविजन है। तो ये पहली बात तो ये कि हमने इनको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, राइट। संविधान का भाग 3 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 14 to 35 में इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि 7 जो हमने मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार देखे थे वो कौन कौन से हैं। पहला है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 19 to 22। तीसरा है दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा अधिकार हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हो गया आर्टिकल 23, 24 में डिफाइंड है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य वाला कॉन्सेप्ट यहीं से है ना। तो आर्टिकल 25 to 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फिर हमारा पांचवा अधिकार हो गया संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। (29, 30 में अगला है संपत्ति का अधिकार। ये आर्टिकल 19 में डिफाइन किया गया था। आर्टिकल 19 का एक सब आर्टिकल था, उसी में डिफाइंड था, राइट। फिर 7वां है आर्टिकल
7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला अधिकार है। इन सभी जो हमारे जो संविधान द्वारा हमें अधिकार प्रोवाइड करवाए गए हैं, इनका शरण होने पे हम सुप्रीम कोर्ट में इसी आर्टिकल के थ्रू याचिका दायर करते हैं। आर्टिकल 32 टू 35 में ये मेंशन किया गया है, राइट। अब जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको 42वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया इन द सेंस कि उसको मौलिक अधिकार से हटा के फिर उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको अबोलिश कर दिया गया है मौलिक अधिकार से, राइट। इसके साथ में ही एक चेंज और किया गया है। आर्टिकल जो हमने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार देखा था आर्टिकल 19 टू 22 में, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। ये है हमारा राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। इसमें एक सब आर्टिकल जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। सब आर्टिकल ये था कि इसमें राइट टू लाइफ के साथ में आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया। ये RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल जोड़ा गया और इसमें साथ में प्रावधान किया गया कि सरकार का ये दायित्व होगा। आर्टिकल 21A में प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने की निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, राइट। तो इस टाइप से ये एक अमेंडमेंट हुआ, मतलब 86 अमेंडमेंट के तहत इसमें चेंजेस किए गए। ये एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। ये भी हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, उनमें भी ये आएगा। उसमें हम यहाँ पे जो राज्य का कर्तव्य हमने देखा है, सरकार का दायित्व होगा, वही उसमें उधर अभिभावकों का कर्तव्य बता दिया गया है, राइट। चलो हम अब देखते हैं, ये मौलिक अधिकार हो गए। अब दूसरा हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य क्या है, कौन से अनुच्छेद में ये जोड़े गए, कब जोड़े गए और क्या क्या प्रोविजंस इसमें किए गए हैं, राइट। तो मौलिक कर्तव्य देखो, अधिकार हमें दे दिए जाएं और कर्तव्य हम पे ना थोपे जाएं, तो एक टाइप से कर्तव्य विहीन अधिकार अराजकता उत्पन्न करेंगे, वहीं अधिकार विहीन कर्तव्य शक्तिहीनता उत्पन्न करते हैं, राइट। तो हमें अधिकारों के साथ में कर्तव्य आवश्यक हो गए थे। मूल संविधान में हमारे कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे बयालीसवें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, राइट। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जनता के लिए निर्धारित किए गए थे, राइट। 10 मौलिक कर्तव्य हमें बताए गए थे कि हमें क्या करना चाहिए। अधिकार में ये था कि गवर्नमेंट को जनता को क्या अधिकार देने हैं, राइट। जबकि मौलिक कर्तव्य में ये है कि हमें जनता को क्या करना है देश के लिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो 10 मौलिक कर्तव्य थे उनमें कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमें संविधान का पालन करना चाहिए, देश की एकता अखंडता की सुरक्षा के लिए हमें कार्य करना चाहिए, राइट। इस टाइप से टोटल 10 मूल कर्तव्य डिफाइन किए गए थे। अब इनमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने देखा था जो 21A के तहत, उसी टाइप से इसमें
86वें संविधान संशोधन के तहत इसमें भी एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वो ये था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को देखो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया था वो ये था कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए जो अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि उनको शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराएं, राइट। इस टाइप से ये हमारे हो गए मौलिक कर्तव्य। अब इनको हम डिस्क्रिप्टिव वे में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से भी डिफाइन कर रखा है ये टॉपिक, तो हम उधर देख लेंगे। अगली जो हमारी विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। ये एक टाइप से एक आइडियल कंडीशन है कि राज्य को क्या करना चाहिए, जो सरकार है उसको देश को गवर्न करने के लिए कौन कौन सी आइडियल सिचुएशन दे रखी है एक टाइप से कि उनको फॉलो करना चाहिए और एक गुड गवर्नेंस स्थापित की जाए उसको फॉलो करते हुए, राइट। तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 362(51) में डिफाइन किए गए हैं भाग 4 में। देखो इधर हम देखते हैं भाग 3 में अपने था अभी जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स थे आर्टिकल 14 to 35, राइट। फिर भाग 4 में आ गए आपके DPSPs, ये आ गए आर्टिकल 362(51) और भाग 4 में ही आगे फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने भी मौलिक कर्तव्य पढ़े थे वो है आर्टिकल 51A में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 51A में जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो डिफाइन किए गए। तो अभी हमको ये देखना है जो DPSP है वो है आर्टिकल 362(51) तक इनका उल्लेख किया गया है, राइट। भाग 4 में उल्लेखित है। ये एक टाइप से राज्य के पथ प्रदर्शक के तौर पे काम करते हैं, राइट। अब देखो जहाँ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे उनका यदि उन्मूलन होता है, फंडामेंटल राइट का उन्मूलन यदि होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। हाई कोर्ट में होगा आर्टिकल 226, राइट। तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पे हम इसकी याचिका दायर कर सकते हैं, कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यदि ये जो हैं अपने DPSP हैं ये यदि सरकार फॉलो नहीं करे तो ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हम कहीं भी इसकी शिकायत नहीं कर सकते कि हमारा ये DPSP में ये संविधान में लिखा गया है और ये सरकार ने फुलफिल नहीं किया, तो हम कहीं मतलब सरकार को वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते। ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया हमारा DPSP।
फिर हम अगली विशेषता देखते हैं, समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे संविधान में स्टार्टिंग में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। ये जब प्रस्तावना में जो एकमात्र आज तक जो संशोधन हुआ है और उसमें 3 वर्ड जोड़े थे, उनमें एक था समाजवादी राज्य। जो प्रस्तावना में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता, राइट। तो ये यहाँ से आया है। जो हमारी संविधान की जो अगली ये विशेषता है, तो मूल संविधान में ये नहीं थी। प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। और समाजवादी राज्य से मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है वो एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए कार्य करेगा। समतामूलक समाज की स्थापना। समतामूलक समाज का मतलब ये हो गया कि एक अमीर गरीब के जो बीच में खाई है वो डिफरेंस कम से कम रहे, प्लस जो सरकार द्वारा चलाई गई जो नीतियाँ हैं वो सरकार अंतिम आदमी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कर सके, राइट। अगली विशेषता हम ये देखेंगे, ये जो अमेंडमेंट किया था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। चलो अगली हम विशेषता देखते हैं समाजवादी राज्य के बाद में। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार से मतलब ये है, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में ये जो हमारी मतदान की आयु निर्धारित की गई थी वो 21 वर्ष थी, कि हम जब 21 वर्ष के होंगे तब हमें वोटिंग राइट मिल जाएगा, राइट। और जब इसको 61वें संविधान संशोधन में परिवर्तित करके इस आयु को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, राइट। तो ये हमें भारत की जनता जो नागरिक हैं उनको मताधिकार की पावर भी दी गई है। फिर हम अगली विशेषता देखते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। हमारा जो भारत होगा वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। ये जो उपबंध है वो इसका उल्लेख हमारी प्रस्तावना में किया गया है, प्लस फंडामेंटल राइट्स में भी है। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है, पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है कि जो भारतीय नागरिक होंगे उनके साथ धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धार्मिक रूप से सब अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता रखेंगे। हर एक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। साथ ही हमारा जो देश होगा उसका कोई डिफाइंड धर्म नहीं होगा। जैसे कि एक पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो संविधान है उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री होगा। 2016 से पहले नेपाल भी इस्लामिक कंट्री था, नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, राइट। तो इस प्रकार ये हमें समझ में आ गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। साथ ही पंथ निरपेक्ष राज्य की एक विशेषता ये भी होगी कि जो राज्य होगा वो किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य नहीं करेगा। हाँ, कुछ सेंस में हम बोल सकते हैं कि राज्य काम करता है, जैसे कि हज सब्सिडी देता है एक तरफ, तो वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। ये दोनों मतलब हर एक धर्म के लिए फिर कार्य कर रहा है राज्य। तो उस सेंस में हम भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बोल सकते हैं।